So students, I'm starting. I hope I'm audible properly. So you see, I'm starting from the kinematics. तो बिल्कुल जो ये पैटर्न है, विल डू एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जाम. और मैं यहाँ पे आपको कोई डेफिनेशंस एक्सेट्रा वो नोट नहीं कराऊंगा. आई टेल यू द डायरेक्टली द कॉन्सेप्ट एंड विल सेंड यू द क्वेश्चंस ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स जो कि जेई में एग्जैक्टली आते हैं. सो नाउ से सबसे पहला काइनेमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बनता है एवरेज वेलोसिटी. अभी क्लास में ना कोई ऑनलाइन इस कर ले साथ में एवरेज वेलोसिटी वो का जब कॉन्सेप्ट है, इट इज दिस की वो इज द वो देखो पिंक कलर की दिख रही होगी वहां रखी हुई ये वाली पिंक कलर की टोटल डिस्प्लेसमेंट हम्म, अपॉन टोटल टाइम. और जो एवरेज स्पीड में होगा, इसमें जो भी आएगा तो फ्रेंड में एवरेज स्पीड में होगा. इसका पीडीएफ बना दे दिया तो बोल दो सबको भेज दे. और एवरेज स्पीड में होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. डेफिनेशन देखो यही है, बट क्या होगा कि क्वेश्चंस के पूछने का पैटर्न डिफरेंट ईयर्स में और डिफरेंट पैटर्न पे इसी क्वेश्चंस पूछे गए. जैसे सी one pattern is what body is going with a velocity v1 for half of the journey time. Body is going with a velocity v1 for half of the journey time and with a velocity v2 for next half of the time. तो v1 half of the time के लिए है and v2 for next half of the time. What is average velocity? ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है, इसलिए यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है. जो स्पीड है वही वेलोसिटी है और जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है. सो लुक एट दिस. अब यहाँ पे क्योंकि इंफॉर्मेशन टाइम के टर्म्स में है, आपने जिम किया कि टोटल टाइम इज टी. दैट मीन्स फॉर टी बाई टू टाइम velocity is v1 and for t by 2 time the velocity is v2, right? तो जो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस आ गया, दैट बिकम्स v1 into t by 2 plus v2 into t by 2 अपॉन टोटल टाइम t. सो t से t कैंसिल होगा एंड यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी. ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. अब लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन होती इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ये इंफॉर्मेशन होती, इट्स बेटर कि आप नोट करते रहेंगे एंड एट द एंड ऑफ जब ये सारे सेशंस कंप्लीट होंगे तो मैंने ट्राई किया कि मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही जल्दी जल्दी करा दूं जिस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं. तो क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे क्विकली कराना होगा टू कवर ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स. आप इसे नोट करते रहेंगे तो घर पे एक बार रिवीजन के लिए दैट विल बी इजी फॉर यू. नाउ से अब अगर मान लो ये होता कि बॉडी ट्रेवल्स half of the distance, v1 is for half of the distance and v2 for next half of the distance. अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती तो आप एज्यूम क्या करते, let total distance is x. That means for x by 2 distance velocity is v1 and for next x by 2 distance velocity is v2. So अब यहाँ पे total average velocity becomes total displacement x upon now जो time होगा that will be
x/2 के लिए टाइम हो गया x/2/v1 और रिमेनिंग x/2 के लिए टाइम हो गया x/2/v2। x इसमें कॉमन आएगा, x विल बी कैंसल्ड, मतलब जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन है आप उसी पैरामीटर को एज्यूम करोगे। यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्म में आपने डिस्टेंस के फॉर्म में पैरामीटर एज्यूम किया, राइट। सो इससे एवरेज वेलोसिटी x विल बी कैंसल्ड एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, राइट। नाउ से अब ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि velocity is v1 for half of the distance, half of the distance, and velocity is v2 for half of the remaining time, and v3 for next half of the remaining time, right। velocity v1 है जर्नी के फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है मतलब रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है, it is being traveled in such a way that velocity is v2 for half of the remaining time and v3 for next half of the remaining time। तो अब आपको बताना कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, राइट। नाउ से आपने जो इंफॉर्मेशन दे रखी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आपने इसे एज्यूम किया जल से कि लेट द टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, इट्स x, ठीक है। आई थिंक किसी एक दो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। सो यू सी तो x है, आपने x को x/2 में किया और यारी डिस्टेंस x/2 होगी। यहां से यहां तक का टाइम t1 और ये वाला टाइम t2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द t1 will be x/2 upon v1, t1 will be what, x/2 upon v1, right। and you say t2/2 टाइम के लिए वेलोसिटी v2 है and for t2/2 टाइम वेलोसिटी is what, v3। that means v2 into t2/2 plus v3 into t2/2 is equal to x/2। all the 2's will be cancelled and you get that t2 is equal to x upon v2 plus v3। t2 is what, x upon v2 plus v3। so you see अब average velocity will be what, total displacement, that is what, x upon total time t1 plus t2। so that will be x upon twice of v1 plus x upon v2 plus v3। so all the x's will be cancelled and you'll get the value of what, average velocity की value आ जाएगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा, you'll get the value of average velocity, right। so now से अब क्वेश्चन एक और भी पैटर्न में एवरेज वेलोसिटी का पूछा गया, इट इज दिस सी। आप देखिए मैं एक बार इसे फिर से आपको दिखा देता हूँ सो दैट कि इफ यू विश टू नोट डाउन एनीथिंग यू कैन नोट। संजय से बोलो किसी बच्चे को फोन करके पूछ लें कि ऑडियो प्रॉब्लम ठीक है। नौ से तो you'll see now क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का इस पैटर्न में ही पूछा गया। you'll see बोलेगा कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम u equals 0, it is uniformly accelerated, it's uniformly accelerated and moves for time t, attains a velocity of 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। जीरो वेलोसिटी से और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती है और टी टाइम तक में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। और बोलोगे नेक्स्ट टी टाइम में, फॉर नेक्स्ट टी टाइम कीप्स मूविंग with 20 kilometer per hour। Now, what is average velocity?
सो इसी स्टूडेंट्स, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन से देखने से क्या लगता है, जेई मेन काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस आर यूजुअली व्हाट, आई थिंक ये फोकसिंग में बड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनट, जस्ट ए मोमेंट। या एक मोमेंट बस। सो इसे आप मीन शॉर्ट की जेई मेन के एग्जाम में मेनली क्या है कि आपको डेफिनेशन आती है एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस आल्सो। मतलब जो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में दे रखी है, आपको अपने फॉर्मूले में उसी फॉर्म में डेटा को निकालना है। मतलब यू रिमेंबर कि आपको एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप बोलोगे कि जीरो स्पीड से लेकर के टी टाइम में 20 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग 3t टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर ही है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? राइट। अब आप देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? जैसे मे बी की डी नो दिस, अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, एक पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है और दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है इन टाइम t, तो डी नो कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी उस पूरी जर्नी के ड्यूरिंग? अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इट विल बी v1 प्लस v2/2। इट विल बी व्हाट? v1 प्लस v2/2 मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जिस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं, जिस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं, राइट, उस केस में क्या होगा? अगर एक पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है और कुछ देर के बाद वेलोसिटी v2 है, तो इस पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? v1 प्लस v2/2। ये केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केसेस में एप्लीकेबल है और कहीं नहीं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 और बाद में कितनी है? 20। तो एवरेज वेलोसिटी इस टाइम की क्या आ गई? 20/2, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 × t इस टाइम की डिस्प्लेसमेंट, इस टाइम का डिस्प्लेसमेंट, प्लस आगे वाले टाइम का डिस्प्लेसमेंट 20 × 3t, क्योंकि वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर 3t टाइम के लिए है और जर्नी का टोटल टाइम कितना हुआ? 4t अपॉन 4t, सो दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो t से t कैंसिल होगा और आपको वैल्यू किसकी आ जाएगी? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। इज चलिए दैट क्लियर? हमें एक बार सो वापस दैट मीन्स कि एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चंस केवल उस पार्ट पे बेस्ड नहीं है कि जैसे आप सोचो कि आपने सोचा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही होंगे। एक्सेलरेटेड मोशन में भी वो लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को वो लोग यूनिफॉर्म स्पीड वाले मोशन से के साथ मिक्स करके भी एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नाउ इसे। अब आप ये देखोगे कि एवरेज वेलोसिटी के ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए हैं जिसमें कि ये था, बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम पी, goes to the point q, this angle is 120 degree and speed is with uniform speed v। बॉडी की स्पीड p से q तक यूनिफॉर्म है, p से q तक इट्स v। और आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया कि व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। इसमें एवरेज स्पीड नहीं पूछ सकते, द रीजन बीइंग बोले गया कि यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड v है, पूरे में एवरेज स्पीड v थी, बट आपसे ऐसे में जबकि पाथ क्लाउड है, तो यूजुअली वो लोग क्या पूछेंगे आपसे? एवरेज वेलोसिटी। तो वहां पे आपको नोट करना है, स्ट्रेट लाइन पाथ में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी जब तक कि बॉडी अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अगर बॉडी वापस आती है देन इट्स ए डिफरेंट थिंग, और अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे ही चलती रहती सीधे,
तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन अगर बॉडी कर्व पाथ पे जाती तो उनका क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड होगा, उनका क्वेश्चन रिलेटेड होगा एवरेज वेलोसिटी से। अब आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करोगे। ये आर है, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला और ये एंगल 60 डिग्री होगा। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल एन ओ आप देखोगे इन द ट्राइंगल ओ पी एन sin 60 will be equal to this distance pn divided by what, r. pn divided by what, r. So pn will be equal to r sin 60, और जो total displacement है that is what, pq. So average velocity will be twice of r into sin 60 divided by average. आपसे बोला गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब पहले टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सो टाइम आप कैसे निकालोगे, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, इट्स 2 πr/3। टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, 2 πr/3, है ना। एक सर्कल का 1/3 और स्पीड v है, तो देयर इज अ टाइम t। तो ये टाइम t आप यहाँ डाल दोगे तो इसकी वैल्यू आ गई, एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 2r sin 60 is root 3 by 2 and t is 2 πr divided by what, 3v। तो इससे आपका r से r कैंसिल, और जो है v के टर्म्स में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो v के टर्म्स में आ जाएगी। सो आई टोल्ड यू कि हाउ विल बी द क्वेश्चंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और किसी भी कैटेगरी का और कोई क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी में नहीं पूछा गया है। मतलब क्वेश्चंस में कैटेगरी क्या हुई, पूरी जर्नी का टाइम को दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, पूरी जर्नी के टाइम को दो डिस्टेंसेस में, दो इक्वल डिस्टेंसेस में, अनइक्वल डिस्टेंसेस में ही डिवाइड किया, टाइम में नहीं। या फिर कुछ आधी डिस्टेंस और बचे हुए डिस्टेंस को आधे आधे दो बार के टाइम में डिवाइड किया। या फिर कुछ पार्ट में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और कुछ पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, उनमें एवरेज वेलोसिटी। या फिर इस तरीके के फिगर्स में वो लोग आपको स्पीड दे देंगे और डिस्टेंस के लिए ज्योमेट्री यूज करके आपको डिस्टेंस भी पता है, और बिकॉज यू नो आपको डिस्टेंस भी पता है और आपको टाइम भी पता लग, डिस्टेंस पता, स्पीड पता। सो यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, कि टाइम क्या होगा पता लग जाएगा, और फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से यू कैन गेट द एवरेज वेलोसिटी। सो पहला कॉन्सेप्ट यही था, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का। नाउ सी, अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके बाद कि ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। तो ग्राफिकल पार्ट में आप देखोगे, सबसे पहले आपको ये समझना है, किसी भी केस में ग्राफ में y वर्सेस x, तो इसमें देर आर टू थिंग्स इन द ग्राफ, वन इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, द अदर इज द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड वन एक्सिस। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ में नाउ यू वेरी वेल अंडरस्टैंड, इसका स्लोप पॉजिटिव है और यूनिफॉर्म है, इसका स्लोप इनफाइनाइट है, इसका स्लोप जीरो है, इसका स्लोप वेरिएबल है और पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा टाइम के साथ। अगर ऐसा होगा तो स्लोप नेगेटिव है। यू अंडरस्टैंड, स्लोप इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है और वेरिएबल है, और टाइम के साथ स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड दिस, ना टाइम के साथ स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। दिस इज क्लियर ना, आप समझ गए। स्लोप कब कांस्टेंट है, स्लोप कब जीरो है, स्लोप कब पॉजिटिव है, स्लोप कब नेगेटिव है। स्लोप अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वेरिएबल स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आप में एक बार इस चीज को फिर से देखोगे, यहाँ पे स्लोप वेरिएबल है, यू सी, बट स्लोप टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव स्लोप जो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, लुक एट दिस, स्लोप इज नेगेटिव। अब नेगेटिव स्लोप का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना एक अलग फिनोमिनन है,
और स्लोप का साइन एक अलग चीज है, राइट। स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगा? जो भी आपका कर्व है, अगर आप कर्व के ऊपर टेंजेंट डालेंगे और उस टेंजेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस के साथ एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल होगा, अगर वो एंगल 90 के क्लोज होगा, 90 के क्लोजर साइड में जा रहा है, जैसे 80 डिग्री, 85 डिग्री, 85 डिग्री में स्लोप बड़ा होगा, ठीक है ना, और स्लोप पॉजिटिव है। या फिर एंगल मान लो है कि 105 डिग्री, 110 डिग्री, 105 डिग्री का स्लोप बड़ा होगा बिकॉज दिस एंगल इज मोर ग्रेटर नियरर द 90 डिग्री। दोनों स्लोप्स नेगेटिव हैं, बट 105 डिग्री का स्लोप बड़ा होगा और 110 डिग्री का स्लोप कम होगा। तो स्लोप का साइन एक अलग इंफॉर्मेशन देगी और स्लोप का मैग्नीट्यूड एक अलग इंफॉर्मेशन देगी। ये चीज बहुत मैटर करती है। आपको अभी मैं एक मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं पीडीएफ में, तो उनसे पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके से उस स्लोप में गलती होने से और आपका क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो सकता है। ध्यान से देखना नाउ से। तो एक तो हुआ स्लोप का निकालना, दूसरा ये हुआ एरिया। जैसे बोला गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मान लो ये हुआ, ग्राफ ऐसे हुआ, दिस एरिया A1, दिस एरिया A2। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब जैसे बच्चों को एक बार कई बार क्वेश्चन ये आता है कि हम एरिया किस एक्सेस के बीच का लें, ग्राफ और वेलोसिटी एक्सेस के बीच का या ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच का। जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पे वेलोसिटी ड्रॉ कर दी और यहाँ पे टाइम, आप वो डेफिनेशन से निकालोगे, यू नो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू t। सो वेलोसिटी v इज व्हाट, x बाई t। फंडामेंटल डेफिनेशन वेलोसिटी की यही। आप इस पे नहीं आओगे, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी v इक्वल्स व्हाट, x बाई t। तो x क्योंकि v और t का प्रोडक्ट है, x v और t का प्रोडक्ट है, तो आपको ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया लेना है। ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया लेना है, मतलब v इक्वल्स टू x बाई t। तो डेफिनेशन में जो नीचे आएगा उस एक्सेस के बीच का एरिया। जैसे आप बोलो इसमें क्या हुआ, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि टाइम t इक्वल्स टू x ओवर v। ये बेसिक डेफिनेशन नहीं थी, ये तो आपने बाद में इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को निकाला है। वेलोसिटी की डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t, टाइम की डेफिनेशन x अपॉन v नहीं है। इज दैट क्लियर? जैसे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है v बाई t। तो जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लोगे तो वो गेन ऑफ वेलोसिटी और लॉस ऑफ वेलोसिटी देगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये एरिया A1, ये एरिया A2, अगर आपने दोनों एरियाज को पॉजिटिव लिया तो वेलोसिटी होगी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, डिस्प्लेसमेंट विल बी, सॉरी डिस्टेंस विल बी A1 प्लस A2। आपको A1 और A2 दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। और अगर आपने साइन भी कंसीडर किया, ये पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो एट द एंड ऑफ दिस टाइम द डिस्प्लेसमेंट विल बी A1 माइनस A2, राइट। A1 माइनस A2। तो जैसे यहाँ पे हुआ वेलोसिटी बी इक्वल्स टू a into t, दैट मीन्स कि AT ग्राफ का एरिया दिस a दिस t, दिस द गेन ऑफ वेलोसिटी, दिस द लॉस ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, सो दैट वी व्हाट इफ इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो इस टाइम के एंड पे वेलोसिटी क्या होगी, इस टाइम के एंड पे वेलोसिटी विल बी A1 माइनस A2, राइट। A1 इज द गेन, A2 इज द लॉस, नीचे वाला नेगेटिव एरिया इज व्हाट, लॉस। दिस क्लियर? सो कोई भी ग्राफ होगा, जब आपको ग्राफ से एरिया निकालना है तो काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में केवल इतना ही आता है। लेकिन हाँ, आगे जो जैसे वर्क का है, फोर्स F और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x, दिस दिस व्हाट इट इज द दिस द एरिया गिव्स यू द वर्क डन, F इंटू एक्स। ये वर्क की डेफिनेशन है, देखो वर्क W इक्वल्स व्हाट, F इंटू एक्स। सो दिस विल बी व्हाट, F इंटू एक्स। फोर्स ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का एरिया क्या होगा, दिस विल गिव द वर्क। इज दैट क्लियर? सो मीन्स व्हाट, कि जो इन एक्सेसेस में दो पैरामीटर्स हैं उनका आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आएगी
एरिया उस चीज का इंडिकेटिव या उस चीज का मेजरमेंट है, राइट। अब स्लोप वाले पार्ट में मैं एक बार दोबारा से आता हूँ, और स्लोप वाले पार्ट में फिर एक बार हम फिर आएंगे, क्वेश्चंस में आएंगे। यूल सी, आपसे बोला गया कि जैसे ये है, दिस द एक्सटी ग्राफ, दिस द एक्सटी ग्राफ, राइट। नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ पे कोई आपको कंक्लूजन निकालना है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा। स्लोप कैसे निकालते हो कि स्लोप क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, सो एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, so tan theta will be positive, slope is positive, right। और स्लोप का मैग्नीट्यूड लगातार डिक्रीज कर रहा है, एंगल 90 डिग्री से दूर जीरो की ओर जा रहा है, यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया। दैट मीन्स की वेलोसिटी पॉजिटिव है और पॉजिटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। सो दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड दैट एक्सेलरेशन इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, यहाँ पे स्लोप क्या है, निगेटिव है, और स्लोप का मैग्नी तो वेलोसिटी निगेटिव हो गई, स्लोप का साइन वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा और स्लोप का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देगा। अब स्लोप यहाँ पे दिस व्हाट इट्स गेटिंग क्लोजर टू द 90 डिग्री, दैट मींस कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड में स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो हुआ क्या कि पहले भी आपने कंक्लूड किया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव था, यहाँ पे भी क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, स्लोप इज नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन स्लोप इज नेगेटिव, सो वेलोसिटी इज व्हाट नेगेटिव, और निगेटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज स्लोप का मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, यानी निगेटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो इस केस में करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव थ्रू आउट, करेक्ट ऑप्शन बिकम्स व्हाट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव थ्रू आउट। दैट मीन्स कि स्लोप का साइन जो क्वांटिटी स्लोप से निकलने वाली है उसका डायरेक्शन देगा, और स्लोप का मैग्नीट्यूड उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देगा। तो यहाँ पे स्लोप वेरिएबल था, वेलोसिटी वेरिएबल थी, दैट मींस कि एक्सेलरेटेड मोशन था, राइट। और स्लोप का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन की, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव था, और यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव है। सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव थ्रू। सो दिस इज व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम द स्लोप। नाउ सी, आई होप कि एवरीबॉडी मस्ट हैव गॉट ए पीडीएफ। आप उस पीडीएफ में यूल सी एक क्वेश्चन नंबर 31 देखोगे। आई होप कि आपके पास एक पीडीएफ पहुंची होगी, और उस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 31 देखो। तो देखो, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, टेकन एज पॉजिटिव जेड एक्सिस, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव जेड एक्सिस माना गया है। फ्रॉम द ग्राउंड द करेक्ट मोमेंटम हाइट ग्राफ, मोमेंटम का हाइट के साथ ग्राफ बनाना है। नाउ सी, यहाँ पे मोमेंटम है और यहाँ पे हाइट है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट, इट्स पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग में जब इसे थ्रो किया गया ग्राउंड से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी और पॉजिटिव होगी, तो मोमेंटम भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी, तो ग्राफ यहाँ पे कहीं पे आएगा। इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, पहले वेलोसिटी ऊपर थी, वेलोसिटी का डायरेक्शन किस ओर आ गया, नीचे की ओर आ गया। अब वेलोसिटी नीचे की ओर आ गई, तो मोमेंटम क्या होगा, नीचे की ओर का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इंक्रीज होगा, और जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंटम होगा। ये 3 पॉइंट्स आ गए, राइट, दिस वन थिंग। अब दूसरी चीज बच्चों क्या होगी कि आपको ये ग्राफ स्ट्रेट होगा या कर्व होगा, निकालना पड़ेगा आपको वेलोसिटी और एक्सलरेशन। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, यही होता है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे u को जीरो मानता हूं, तो वी स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, 2ax, x यहाँ पे हाइट h है, यानी v और x का ग्राफ कैसा हुआ, कर्व होगा। v और x का ग्राफ क्या होगा, कर्व होगा। इज दैट क्लियर। अब आप देखो, जैसे आपके पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, तो इस केस में ग्राफ ऐसे आता है, ये ग्राफ बेंड किस ओर हुआ, जिसका स्क्वायर नहीं है उसकी ओर बेंड होगा। ग्राफ किस ओर बेंड हुआ, जिसका स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है उसकी ओर बेंड होगा। यहाँ पे स्क्वायर किसका नहीं है, x का, तो ग्राफ बेंड किसकी ओर होगा, x की ओर बेंड होगा। तो दैट मींस की ग्राफ विल बी लाइक व्हाट,
ग्राफ कुछ ऐसा है. This graph will be like this. This is clear. आप समझ गए ना. मतलब साइन भी, क्योंकि कंपटीशन में आपकी थोड़ी सी गलती हुई और वो आपका गलत हो जाएगा सब कुछ. इसे एक बार फोकस हो जाने दो ठीक से. जस्ट मिनट. वंस विच क्वेश्चन आर यू टॉकिंग अबाउट, एक्सप्लेन करने के लिए. वो सर पहले आपने यस, यू करवाया आस्क्ड था मी ना, कि वो मैं इसे ऐसे करता हूँ कि मैं आप लोगों को भी अनम्यूट कर देता हूँ. एक सेकंड में. जस्ट मिनट. मुझे वापस से उसमें जाना पड़ेगा. या सो वंस किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, यू कैन सेंड मी द व्हाट्सएप ऑल्सो. ये से एक बार फोकस हो जाने दो. हाँ. हाँ, वंस यू कैन सेंड मी द व्हाट्सएप की कौन सा क्वेश्चन है जो आपको कराना है. बिकॉज लैपटॉप मुझसे दूर है, सो आई कैन नॉट सी द लैपटॉप अगेन एंड अगेन. आर यू टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन ओनली. यहाँ पे बोला गया आपसे कि ये क्वेश्चन नंबर आपको जो पीडीएफ मिली होगी, उस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 31 है. तो आपको बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया, अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव. तो मोमेंटम वर्सेस एच, मोमेंटम और एच का ग्राफ वही होगा जो वेलोसिटी और एच का, क्योंकि मोमेंटम इज नॉट एम इनटू वी, एम तो कांस्टेंट है. तो स्टार्टिंग में मोमेंटम मैक्सिमम था, पॉजिटिव था. थ्रो करने में वेलोसिटी ऊपर की ओर दी गई, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो मोमेंटम टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा. एच आ गया. राइट. ठीक है ना. और फिर क्या हुआ कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा. तो मोमेंटम नेगेटिव हुआ, और जो लोएस्ट पॉइंट जब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा मोमेंटम नेगेटिव और मैक्सिमम होगा. और ग्राफ वाले में क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि v और x का रिलेशन लीनियर नहीं है. राइट. और इनमें से भी एक चीज की y को के एक्स स्क्वायर. तो होता क्या कि ये ग्राफ किस ओर बेंड होगा, जिसका स्क्वायर नहीं है उसकी ओर ये बेंड होगा. राइट. क्योंकि ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो हो सकता था, लेकिन ये ऐसे नहीं. इज दैट क्लियर. ठीक है ना. इस तरीके की बेंडिंग का मतलब होता कि बेंडिंग किस ओर है, ये बेंडिंग मोमेंटम साइड में होती है. दिस बेंडिंग इज टुवर्ड्स द मोमेंटम साइड, एंड दिस बेंडिंग इज नॉट टुवर्ड्स द एक्स वाले के साइड में. तो यहाँ पे क्योंकि एक्स का स्क्वायर नहीं है, तो जो बेंडिंग होगी वो एच की साइड में होगी. अब इसी में आप देखोगे कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते थे वो लोग कि बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया, और अपवर्ड डायरेक्शन उन्होंने बोला कि पॉजिटिव है. तो वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ क्या होगा, बॉडी ऊपर जाएगी नीचे आएगी, वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ. यू सी. इनमें आपको कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं. जैसे देखो, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन. और जब आपने बॉडी को अपवर्ड थ्रो करा है, तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन जी होगा कांस्टेंट. तो और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा. अगर पॉजिटिव डायरेक्शन
अपवर्ड्स है और एक्सेलेरेशन लगातार नेगेटिव है, डाउनवर्ड्स है, तो दैट मीन्स कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। और स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन वीटी ग्राफ का स्लोप है, जो कि यहाँ पे हमें नेगेटिव दिखाना है। तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, और जब ग्राउंड से टकराएगा तो सेम वेलोसिटी, उतनी ही वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? उतनी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन आपको पेपर में ही ना एक बार चांस मिलता है, अगर यही ग्राफ स्पीड और टाइम का होता, स्पीड और टाइम का, तो आप देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम हो गई स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो, और फिर से क्या होता, ये सो रहा था, क्योंकि स्पीड है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड लगातार क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मे भी कि आपको ये डाउट होता है कि ये लगता कि इसका स्लोप निगेटिव है और जी डाउनवर्ड से, ऑल राइट, इसका स्लोप पॉजिटिव है, मैंने स्पीड ली है ना कि वेलोसिटी। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन देगा, स्पीड टाइम का ग्राफ स्लोप एक्सेलेरेशन नहीं देगा, मतलब साइन के टर्म्स में नहीं देगा। बट आपको जब स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना था तो ये ग्राफ ऐसे आता। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस में स्लोप ग्राफ का एरिया, राइट, स्लोप ग्राफ का एरिया और स्लोप का साइन, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ट्रायनोमेटिक्स में तो आपके थोड़े से ही ग्राफ हैं, और रिमेनिंग पार्ट्स में जो ग्राफ होते हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा इनमें वेरिएशन नहीं होता है, राइट। तो आप इन चीजों पे ध्यान दोगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, मैंने क्या बोला, जेई के पेपर में मेनली थिंग इज व्हाट, इंफॉर्मेशन वही, आपको केवल बिल्कुल कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आती है, बस ब्रेन लगाओ और उसे प्रोसेस करो, ठीक है ना, क्योंकि वेराइटी ऑफ ग्राफ्स कैन बी जनरेटेड। नाउ सी, इसके बाद माई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में जिसमें कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में दोनों टाइप के हैं, जबकि मोशन ग्राउंड पे होगा और या मोशन ग्रेविटी के अंडर होगा, दोनों में। तो यू नो वेरी वेल कि आप एक चीज लेते हो, साइन कन्वेंशन आप लेते हो, दूसरी चीज आप क्या करते हो, जहां पे भी इक्वेशन में एस आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, दिस इज नॉट फॉर डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता, बॉडी अपने पाथ को रिवर्स नहीं हो रही कर रही होती, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। लेकिन अगर बॉडी अपने पाथ को रिट्रेस भी करती है, तो इन इक्वेशन से जब आप टाइम की वैल्यू डालोगे, तो जो डायरेक्टली आएगा वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ना कि डिस्टेंस आएगा, ठीक है ना। और रिलेटिव मोशन को इसमें कैसे यूज करोगे, वो अभी इसके बाद बताऊंगा। आप देखो इसमें, जैसे आपसे बोला गया, एक बॉडी को ग्राउंड से थ्रो करा गया वी नॉट वेलोसिटी से, जी डाउनवर्ड से, ये बॉडी मैक्सिमम हाइट एच तक जाती है, ये बॉडी मैक्सिमम हाइट एच तक गई और वापस आई, तो बोले कि जब इसकी ग्राउंड से हाइट एच बाई थ्री है, ग्राउंड से हाइट कितनी है, एच बाई थ्री, तो एच बाई थ्री हाइट ग्राउंड से दो बार होगी, एक वैल्यू ऑफ टाइम t1 और एक वैल्यू ऑफ टाइम t2, एक t2 टाइम पे, t2 टाइम का मतलब वापस लौटने में, और t1 टाइम जाने में। लेकिन एग्जामिनर अपने क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप देखो, इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में भेजा है, you'll see, इसका जो क्वेश्चन नंबर है, इट इज, you see this question is, अच्छा, this question has not been sent to you, just a moment. अच्छा, ये भेजा है, इट्स क्वेश्चन नंबर 12, तो आपको पीडीएफ मिली है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, you'll see। तो एग्जामिनर ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि t1 टाइम जाने वाला है और t2 टाइम वापस आने वाला टाइम है, ठीक है ना। तो
हाँ, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मतलब एक कमी है, जैसे इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको बड़े वाले टाइम का छोटे वाले टाइम से रेशो निकालना है, छोटे वाले टाइम का बड़े वाले से। तो ऐसे केस में व्हाट विल डू, कुछ नहीं, या तो आप T1/T2 निकालोगे, मतलब पहले वाला टाइम पहले और बाद वाला टाइम बाद में। आप देखो, इसे अगर आप इसे कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हो तो दिस गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और अगर आप कॉन्सेप्ट से करते हो तो इट्स वेरी इजी। आपने अप्लाई किया S = UT + ½ AT स्क्वायर, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। और एग्जामिनेशन में जब आप हाई प्रेशर में होते हो तो ये चीजें क्या होती हैं, आप और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पहले में ये वाला टाइम, फिर वापस से लौटने वाला टाइम, ये सब कुछ निकालूं। आप अपने फंडामेंटल्स पे स्टिक करोगे। एस की वैल्यू आपने अप और पॉजिटिव तो H/3 ले ली, यू की वैल्यू V0 इंटू टी डाल दी, -½ क्योंकि जी डाउनवर्ड्स है, सो -½ जी, और आपने डाल दिया T²। दिस क्लियर। और क्योंकि इन्होंने हाइट h दे रखी है तो V0 की वैल्यू आप h के टर्म्स में डाल सकते हो, लाइक यू सी V² = U² + 2as, तो 0 = V0² - 2gh। तो V0 की वैल्यू आ गई √2gh। V0 यहाँ पे क्या आ गया, सो दैट कि सब कुछ h के टर्म्स में ही आ रहा है, h और t के टर्म्स में। इसे आप रिप्लेस कर दोगे √2gh से। अब t में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक T1 और एक T2। जो छोटा वाला सॉल्यूशन है दैट विल बी T1, और जो बड़ा वाला सॉल्यूशन है दैट विल बी व्हाट, T2। आपस में से T1 और T2 निकालो, क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशंस, और T1/T2 कर दो। तो इन चीजों को एग्जामिनेशन के टाइम पे याद रखना इज रियली, ये बहुत मैटर करता है। नहीं तो क्या होगा, मे बी कि आप उलझ जाओगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा, और अल्टीमेटली हो सकता सॉल्यूशन भी करेक्ट ना निकाल पाओ। इन्हीं चीजों से एग्जाम में बचना होता है, राइट। नाउ से, तो ये क्वेश्चन था एक कि आप कैसे जो यूनिफॉर्म मोशन वाले केसेस आप कैसे डील करोगे। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसका भी इसमें जो पीडीएफ में है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये रिलेटिव वेलोसिटी वाले पार्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, बट ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं है। इसमें इन्होंने बोला एक बॉडी को एक टावर से और अपवर्ड थ्रो करा गया विद वेलोसिटी V1, विद वेलोसिटी V, सर्टेन वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया गया। जी डाउनवर्ड से, और जी की वैल्यू जी ले लो डाउनवर्ड से, और इसी पॉइंट से एक बॉडी को सेम वेलोसिटी से डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट किया गया। इस बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचे का टाइम T1, इस बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचे का टाइम T2, और एक बॉडी को हमने थ्रो कर दिया, हमने इसे, अगर इस बॉडी को ड्रॉप करा दिया गया, एक थर्ड बॉडी को यहां से ड्रॉप करा दिया गया, उसे टाइम कितना लगेगा। आई अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत से लोग सॉल्यूशन जानते हो इसका, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये रिमाइंड कराने के लिए कि एग्जामिनेशन में आप अपनी बेसिक स्ट्रेटजी और बेसिक इक्वेशंस को नहीं छोड़ोगे, बिकॉज जेई मेन के सॉल्यूशंस होते ही नहीं है टफ, दे आर जनरली वेरी इजी क्वेश्चंस। तो आप केवल, क्योंकि दोनों चीजें, मतलब एक है कि यू बिकम टोटली बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशंस, योर स्कोर कैन नेवर इंक्रीज टू 70। अगर आप थोड़ी मतलब ऑल द इंफॉर्मेशंस, थोड़ा सा ब्रेन, योर स्कोर कुड बी अराउंड 120। और अगर आप इंफॉर्मेशंस तो आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स लॉस तो आनी चाहिए, फिर अगर आप ब्रेन को अप्लाई करते हो तो दो आर द स्टूडेंट्स हु क्रॉस 150, रीच 200 और इवन अबाउट दैट। आप देखो यहाँ पे सबसे पहला साइन कन्वेंशन लिया, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, अपवर्ड्स नेगेटिव। तो पहले वाले स्टोन के लिए हमने इक्वेशन लिखा S = UT + ½ AT स्क्वायर। एस उसका आ गया +H, U आ गया -V, T1 -½ G T1²। G पॉजिटिव होगा डाउनवर्ड से। दूसरे वाले स्टोन के लिए इक्वेशन लिखा H पॉजिटिव, उसकी वेलोसिटी भी इनिशियल पॉजिटिव V T2 + ½ G T2²। तीसरे वाले इक्वेशन के लिए हमने इक्वेशन लिखा कि H = U0 ½ G T²। नाउ व्हाट विल डू, हम लोग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे T2 से, और इसे T1 से, इसे T2 से मल्टीप्लाई किया और इसे T1 से, और दोनों को ऐड कर देंगे।
इसे T2 से मल्टीप्लाई किया, इसे T1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, और यहाँ पे H कॉमन आ जाएगा, H T1 प्लस T2, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ जी, यहाँ पे आ जाएगा हाफ जी, T1 T2 विल बी कॉमन इंटू T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 दोनों ओर से कैंसिल होगा, और यहाँ पे H की वैल्यू डालोगे, H की वैल्यू क्या रहेगी, हाफ जी T1 T2, दैट इज हाफ जी T स्क्वायर, so half g से half g will be cancelled and t will become equal to what? Square root of t1 t2. T will become what? Square root of t1 t2. So that means what? What I'm trying to tell you students is कि केवल आपको equations आते हैं, बेसिक रूल्स भी आते हैं, साइन कन्वेंशन लेना है, S is for displacement, ग्राफ के बारे में भी सब कुछ है, बट क्वेश्चंस में वो चेंजेस ला देते हैं, पता नहीं किसके किसके स्लॉट में कौन सा पेपर आता है, वो लैंग्वेज में अदरवाइज थोड़े से चेंजेस लाते हैं, तो आपको विजडम जरूर से अप्लाई करनी है कि मेरे पास, आपने पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में रखा, फिर आपको लगा सेम वेलोसिटी दी है, बट ये तो नहीं दिया है कि है क्या, यानी इस टर्म को कैंसिल कराना होगा, तो ये टर्म कैंसिल कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको एक T1 और T2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और फिर दोनों को ऐड करना पड़ा, तो ये चीजें क्या होगी, ये जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस हैं ये आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। नाउ सी, अब आप फर्दर देखोगे कि इसी में रिलेटिव मोशन में जब आप रिलेटिव मोशन 1D मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में रिलेटिव मोशन को यूज करते हो, तो देखो होता क्या है, दो टाइप की चीजें इसमें आती हैं। सबसे पहली चीज v1 v2, ये a है और ये b है, बोला गया वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b, a की वेलोसिटी b के रिलेटिव, सो इसे डिनोट करते हैं VAB मींस a की वेलोसिटी b के रिलेटिव, एंड दैट इज व्हाट, v1 माइनस v2, ये सब कुछ साइन के साथ हो, साइन के साथ मींस आपने वहां पे भी साइन कन्वेंशन लिया होगा, इस ओर पॉजिटिव इस ओर निगेटिव है, तो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसमें से जिसके रिलेटिव निकालनी है आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दिस इज व्हाट v1 माइनस v2, ये साइन के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। अब इसी तरीके से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी तरीके से रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, इज दैट क्लियर। और मेन चीज क्या है यहाँ पे, जब आप 1D मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी को समझते हो, तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज, जितने भी इक्वेशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम अगर एक्सेलरेशन नहीं है, या फिर सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन, सब कुछ एप्लीकेबल है रिलेटिव मोशन के लिए भी, बस केवल डिफरेंस क्या आएगा, अगर आप रिलेटिव मोशन में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जितने भी पैरामीटर्स हैं, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एस भी ए का बी के रिलेटिव लेना है, यू भी ए का बी के रिलेटिव लेना है, ए भी ए का बी के रिलेटिव लेना, फिर सब कुछ उसी के रिलेटिव होना चाहिए, और जब आप रिलेटिव पैरामीटर्स की वैल्यू डालोगे इक्वेशन में, तो आपको साइन कन्वेंशन नहीं भूलना है, साइन के साथ वैल्यू डालनी है, राइट। पहली चीज ये। दूसरी चीज की एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे करते हैं कि एक साथ वो तीन बॉडीज का मोशन करा देते हैं। मैं पहले आपको, जब दो ही बॉडीज हैं उनके रिलेटिव मोशन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक ना, कि कैसे, क्यों आपको रिलेटिव मोशन यूज कैसे करना और किस सिचुएशन में यूज करना ज्यादा यूजफुल है। लुक एट दिस, यू सी, मालूम बोला गया कि एक बॉडी ए इस ओर जा रही है, एक बॉडी बी इस ओर जा रही है, और इनके बीच का सेपरेशन है 20 मीटर, ए की इनिशियल वेलोसिटी यू है 12 मीटर पर सेकेंड, और बी की इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है से 3 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सटेंशन ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सटेंशन ए इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इसका है नहीं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। ये फंडामेंटल एग्जांपल है, बट जेई मेन से मैंने ऐसा देखा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बिकॉज जेई मेन के क्वेश्चंस आम I'm again telling you वो टफ होते ही नहीं है, राइट। एक यूजुअली आपको क्या मिलेगा, out of 25 15 questions will be very easy, so the thing is what, can you attempt all those 15 questions, इसलिए सारे चैप्टर्स के करने की इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज, 15 के बाद लगभग 5 क्वेश्चंस होंगे जो एवरेज डायरेक्टली नहीं होंगे, थोड़ा सा कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट होगा, बाद के 5 क्वेश्चंस होंगे
और 5 क्वेश्चंस। बात का मतलब ये नहीं वहां पे सीक्वेंस में, वो कहीं पे भी बीच बीच में मिलेंगे। तो आपको जो 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि ऐसे होंगे जो सारे लोग नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, कॉन्सेप्ट के अप्लाई करने में मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि आप कई सारे पेपर्स देते हो और देखते क्या हो कि रेयरली आप कभी भी आप 20 के ऊपर करेक्ट क्वेश्चन गिवन टाइम में, मतलब अगर फिजिक्स का टाइम 1 घंटे है तो मैक्सिमम आप 1 घंटे 10 मिनट के आसपास, राइट। अगर आपका फिजिक्स बड़ा स्ट्रांग होल्ड है तो आप 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट दे सकते हो। तो क्यों 20 से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट क्यों नहीं होते? उसका रीजन होता है या तो स्पीड, यू आर नॉट एबल टू डायरेक्टली अप्लाई द कॉन्सेप्ट, या फिर क्वेश्चंस कुछ टफ भी होते हैं कैलकुलेशन वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज। इसलिए क्या है कि 15 क्वेश्चंस जो कि नॉर्मल से क्वेश्चंस है उनमें टाइम बहुत कम लगना चाहिए। अब ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बोलोगे ए बी को कितनी देर के बाद कैच करेगा, तो आपने इस ओर पॉजिटिव और इस ओर नेगेटिव ले लिया। अब मैं सीधे वैल्यूज डालूंगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में। और 1D मोशन में जब आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में जब आपको अप्लाई क्या करना है, रिलेटिव मोशन, तो एक चीज और ध्यान रखो, स्ट्रेट लाइन मोशन में दो चीजें सेपरेटेड हैं, दो चीजें एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, बाद में वो मिल जाती हैं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चल के चाहे सेम डायरेक्शन में चल के मिल जाती हैं। तो एक का दूसरे के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जितना उनका इनिशियल सेपरेशन था। एक का दूसरे के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जितना उनका इनिशियल सेपरेशन था। सो लुक एट दिस, अब यहाँ पे ए का बी के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब बाद में मिल जाएंगे यहाँ पे कहीं पे। तो इनिशियल सेपरेशन था 20, सो इट विल बी 20, और 20 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ए को बी से मिलने के लिए इस ओर जाना पड़ा और इस ओर पॉजिटिव है। नौ से इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि बी ने यहां तक पहुंचने में यहां मिले तो बी का टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 नहीं है, इट इज ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रिलेटिव 9 से। अब आप देखोगे ए की इनिशियल वेलोसिटी बी के रिलेटिव 12 माइनस 3, दैट इज व्हाट, ये आ गया 9 टी। एक्सेलरेशन 2 माइनस 3, दैट इज माइनस हाफ इंटू 1, क्योंकि -1 हुआ इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे टी की दो वैल्यूज आएंगी। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया था कि जो टी की दो वैल्यूज आएंगी होगा क्या, ए बी को पहली बार मिलेगा टी की छोटी वाली वैल्यू, उसके बाद ए की इनिशियल वेलोसिटी काफी ज्यादा है, ए आगे निकल जाएगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो फिर क्या करेगा, ये वेलोसिटी गेन करेगा और कभी ना कभी इसकी वेलोसिटी ए से ज्यादा हो जाएगी और ये दोबारा से फिर ए को कैच करेगा। तो बाद वाला टाइम टी का, तो क्वेश्चंस में इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि एग्जामिनर ने आपसे कौन सा वाला टाइम पूछा है। उन्होंने बोला ए बी को कब कैच करेगा, आप पहले वाला टाइम का आंसर कर दो। उन्होंने बोला कि ए और बी दूसरी बार एक साथ किस टाइम पे होंगे, तो दैट मीन्स कि आपको बड़ा वाला टाइम आंसर करना है, राइट। ये एक बेसिक चीज थी। यूनिफॉर्म इसमें रिलेटिव मोशन जब स्ट्रेट लाइन में लगाना है, बट रिलेटिव मोशन जब स्ट्रेट लाइन में लगाना होता है तो उसमें चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन के आने के ज्यादा होते हैं। बोले कि ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट की फ्लोर टू सीलिंग हाइट है 3 मीटर, और किसी मूवमेंट पे लिफ्ट की वेलोसिटी है यू ऑफ द लिफ्ट, वाई एम लिफ्ट में एक्सेलरेशन है। बट मैंने यू ऑफ द लिफ्ट क्यों बोला, आप वहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझोगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज बोलूंगा बट मैं लिख नहीं रहा हूं। आप देखो, इट्स 3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सप्रेशन ए इज ऑल्सो अपवर्ड्स, इट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उन्होंने ये बोला आपसे कि द मोमेंट अ बोल्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग, जिस मोमेंट पे एक बोल्ट इसकी सीलिंग से फॉल करना स्टार्ट करता है उस मोमेंट पे लिफ्ट की वेलोसिटी इतनी थी और लिफ्ट का एक्सेलरेशन इतना है, जी की वैल्यू ये है, तो वो बोल्ट कितनी देर के बाद इसके फ्लोर पे पहुंच जाएगा। सो व्हाट आई एम गाइडिंग यू इज, मैं जो आपको गाइड कर रहा हूं वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे रिलेटिव मोशन का जो क्वेश्चन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन का होगा। बट होगा कैसे कि इस तरीके से होगा कि होगा इस तरीके से कि किसी चलती हुई चीज के अंदर होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जैसे लिफ्ट एक मूविंग फ्रेम था और सब कुछ इवेंट उसी मूविंग फ्रेम के अंदर हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक कॉन्सेप्ट ये है, जब भी किसी चलती हुई चीज से कोई चीज ड्रॉप कराई जाएगी, जैसे यहाँ पे बोल्ट
यहां से ड्रॉप हुई एक तरीके से, तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही होगा जिस चीज से वो ड्रॉप हुई है। जैसे यहाँ पे उस मोमेंट पे लिफ्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स थी, तो बोल्ट की वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स होगी इनिशियल मोमेंट पे, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना, जब भी किसी चलती हुई चीज के अंदर कोई इवेंट होगा तो आप सारे पैरामीटर्स उसी के रिलेटिव लोगे। मैंने यहाँ पे फिर से अप्लाई किया, एक तो साइन कन्वेंशन लिया, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। सो नाउ सी, अप्लाई किया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो आप देखोगे जब बोल्ट इसके सीलिंग से फ्लोर पे आ जाएगी तो बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के रिलेटिव क्या होगा। बोल्ट लिफ्ट के फ्लोर से पहले कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड थी, 3 मीटर, ये मैंने बोला 3 मीटर। बाद में बोल्ट लिफ्ट के फ्लोर पे आ गई, मैंने ये बोला स्ट्रेट लाइन मोशन में दो चीजें सेपरेटेड हैं, बाद में मिल गई, तो उनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जितना इनिशियल सेपरेशन था वही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका कि 3 मीटर, अब ये 3 मीटर डाउनवर्ड्स है और हमने डाउनवर्ड्स नेगेटिव लिया -3। अब बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट के रिलेटिव, बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट के रिलेटिव, दोनों की वेलोसिटी क्या है, 3 और 3 अपवर्ड्स, तो 3 - 3 बिकम्स और 0। मैंने क्या बोला, बोल्ट एक चलती हुई लिफ्ट से गिरी है, तो बोल्ट की लिफ्ट की 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स है, तो लिफ्ट की 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स है, तो बोल्ट की भी क्या होगी, 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स होगी। सो दिस बिकम 0। अब एक्सलेशन, बोल्ट का जी डाउनवर्ड्स, जी डाउनवर्ड्स मीन व्हाट, -10। आपको बोल्ट का लिफ्ट के रिलेटिव निकालना है, आपने किया प्लस हाफ माइनस जी, ठीक है ना, -10, और सब्ट्रैक्ट किसे करोगे, लिफ्ट के एक्सेशन को, लिफ्ट का पॉजिटिव है तो आपने किया -2, यानी ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव आएगी इंटू वॉट, टी स्क्वायर, ये क्वांटिटी पूरी निगेटिव आएगी -12, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा और टी की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो एक तो रिलेटिव मोशन में जो क्वेश्चन बनता है इस तरीके का बनता है बच्चे। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, राइट, मतलब इसमें मैंने आपको बताया कि या तो ग्राउंड पे चल रहे होंगे दोनों चीजें, किसी भी ओर जा रहे होंगे मिलेंगे, या चलती हुई चीज के अंदर होंगे, या फिर एग्जामिनर ने कई बार ऐसा भी किया है, आप देखोगे, लुक एट दिस, ऐसा भी किया कि वो लोग क्या करेंगे, एक बॉडी ए इस ओर जा रही है, एक बॉडी बी इस ओर जा रही है, जैसे दोनों मानो बसेस हैं, बस ए और बस बी, और एक साइक्लिस्ट यहाँ चल रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, राइट। बोलोगे कि बसेस यहाँ से एक रेगुलर इंटरवल में निकलती हैं से 15 मिनट के बाद, एक बस इस ओर जाती ए से बी की ओर 15 मिनट्स में, बी से ए की ओर भी बस जाती है, एक बस निकलेगी फिर दूसरी निकलेगी 15 मिनट्स में, राइट। साइक्लिस्ट की वेलोसिटी से है 20 किलोमीटर पर आवर, साइक्लिस्ट की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब उन्होंने आपसे क्या बोला कि इस ओर से जाने वाली बस साइक्लिस्ट को क्रॉस करती है हर एक 6 मिनट के बाद, और उस ओर से आने वाली बस, साइक्लिस्ट लगातार इस ओर जा रहे हैं, उस ओर से आने वाली बस, 1 मिनट इसे फोकस हो जाने दो, यस नाउ से, उस ओर से आने वाली बस साइक्लिस्ट को क्रॉस करती है हर एक 18 मिनट्स के बाद। अब आपको बताना कि दोनों बसेस, बस इस ओर से आने वाली बस की वेलोसिटी क्या है, जो इस ओर से बसेस अप्लाई कर रही हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, और उस ओर से आने वाली जो बसेस है वो अप्लाई कर रही हैं किस वेलोसिटी से। मैंने माना इस ओर से आने वाली की v1 है और इस ओर से आने वाली की v2 है। मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे तीन चीजें हैं, बट रिलेटिव मोशन जब भी 1D में लगाना होगा स्ट्रेट लाइन में, दो दो का एक साथ लगता, कभी भी तीन चीजों का एक साथ नहीं लगता। तो आप सिचुएशन को सोचोगे, फॉरगेट की उस ओर से आने के साथ क्या हो रहा है, एक बस यहाँ है, बस नंबर 1, अब पिछली वाली बस इससे कितनी दूर होगी, ये दूर होगी v1 इंटू 1/4, मैंने 50 मिनट्स को आवर्स में ले लिया 1/4। आप समझे इस बात को, एक बस जब निकल जाएगी तो उसके पीछे वाली बस कितनी देर के बाद छूटेगी,
1/4 आवर्स के बाद। तो पहले वाली बस 1/4 आवर में, मतलब पीछे वाली बस से कितने आगे होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम 1/4 इतने आगे होगी। अब यहाँ पे साइक्लिस्ट था, इस ओर जा रहा था, बस भी इस ओर जा रही थी। अब इसके पीछे वाली बस डिस्टेंस कितनी पीछे है, v1 इंटू 1/4। जब रिलेटिव मोशन में पीछे वाली बस साइक्लिस्ट से मिलेगी तो सेपरेशन था v1/4, v1 इंटू 1/4, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई v1 माइनस 20। बस की v1 और साइक्लिस्ट की कितनी है, 20 है। इज दैट क्लियर। मैं यहाँ का उल्टा डेटा दे गया, ये होगा 18 मिनट्स, क्योंकि ये बसेस देर से मिलेंगी और ये वाली बसेस जल्दी जल्दी मिलेंगी, तो ये वाला जो डेटा होगा दैट विल बी 6 मिनट्स। ये नहीं है, ये 6 मिनट्स, राइट। अब आप देखो इतना टाइम लगा, और ये टाइम उन्होंने दिया है 1/4 आवर्स, मैंने आवर्स में ही कर दिया। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अब जो बस अपोजिट डायरेक्शन से आ रही उसके लिए फिर आप अलग से करोगे। अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली बस यहाँ पे है, एक बस यहाँ पे है, और उसके पीछे वाली बस कितने पीछे होगी, वही v2 इंटू 1/4, 15 मिनट्स के बाद छूटती है, v2 इंटू 1/4। तो जब, और यहाँ पे साइक्लिस्ट है, आगे वाली बस के सामने यहाँ साइक्लिस्ट है। अब ये बस इस ओर आ रही, साइक्लिस्ट इस ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये हो गया आपका v2/4, इतना उनका सेपरेशन है। जब ये मिलेंगी तो दिस सेपरेशन कवर्ड। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इट इज v2 प्लस 20। समझ गए, v2 इस ओर है और साइक्लिस्ट की इस ओर है वेलोसिटी। तो अगर मैं इसे पॉजिटिव लेता हूं इस बार, तो v2 माइनस माइनस ऑफ 20 प्लस 20, और दिस इज व्हाट, ये टाइम है, मैंने बोला 6 मिनट्स, दैट मीन्स 1/10 आवर्स। सब कुछ यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, सो 1/10 आवर्स। इन दोनों इक्वेशंस में v1 और v2 दो अननोन्स हैं, आप इसे v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर। इससे आप क्या कर सकते हो, v1 और v2 दो नोन्स हैं, तो आप दो इक्वेशन से इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। सो रिमेंबर, यहाँ पे बाय द वे एक्सेलरेटेड मोशन नहीं था, सब कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी का था। नहीं तो आपको एक्सेलरेटेड मोशन भी होता और तीन चीजें होती, कुछ नहीं, आप दो के मिलने का टाइम, एक्सेलरेटेड मोशन है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की भी वैल्यू डालोगे, अपोजिट डायरेक्शन से कुछ आ रहा है, फिर आप बाद में उनके लिए सॉल्व करोगे। इज दैट क्लियर। तो जब रिलेटिव मोशन आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में लगाना, तो एक्सेलरेशन भी रिलेटिव आ जाएगा। तो तीन हो, तीन से ज्यादा नहीं होंगे, तीन है, तो आप दो के लिए अलग से डील करना और दो के लिए अलग से डील करना। इज दैट क्लियर। सो नाउ सी, ये था रिलेटिव मोशन को कैसे यूज करेंगे इसमें। नाउ सी, अब स्ट्रेट लाइन मोशन में ही बच्चों कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं जो कि हैं बड़े इजी, जिनमें कि एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे बोला गया कि you know very well v equals to dx by dt, expression a equals to dv by dt, and also expression a equals to v dv by dx। फिजिक्स के डिफरेंट पार्ट्स में उस चैप्टर के पैरामीटर्स पे बेस्ड इस तरीके की इक्वेशंस बनते रहते हैं। बट अभी काइनेमेटिक्स में क्या होगा, आपको जब भी कैलकुलस यूज करनी होगी तो बस केवल यही होगा, v dx by dt, a dv by dt, या एक्सप्रेशन a will be v dv by dx। और क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं, you'll see। आपको जो पीडीएफ भेजी गई है, उस पीडीएफ में आप देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि मैं रीड करूंगा और मुझे सॉल्यूशन बताने की जरूरत ही नहीं होगी, ये हो जाएगा। ये देखो हो जाएगा, मुझे इसमें रीड करने की जरूरत ही नहीं होगी, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पीडीएफ में, राइट। सो उसमें देखो कि पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो। आपने क्या करा, dx बाई dt निकाला, उससे वेलोसिटी v आ गई। फिर आपने उसे dv बाई dt करा और एक्सेलरेशन a निकाल दिया, dx बाई dt से वेलोसिटी v आई, उसे फर्दर डिफरेंशिएट किया, d बाई dt से एक्सेलरेशन a आ गया, a की वैल्यू जीरो डाल दी, तो टाइम t की वैल्यू आ जाएगी। और वो टाइम जब एक्सेलरेशन जीरो आया, वो जो टाइम की वैल्यू आई,
वो वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में फिर से डाल दो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, सॉरी वेलोसिटी आ जाएगी उस मोमेंट की। सो ये भी जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजे हैं पीडीएफ में, मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस जेई के ही भेजे हैं, बट उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस में आई फाउंड कि नेचर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस वाज बीइंग कवर्ड, इसलिए वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए। आप समझ गए ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया, और ये भी कैलकुलस का है। अच्छा एक चीज और देखोगे कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की ओर जाना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की ओर जाना है, तो आप यूज करोगे डिफरेंशियल, और अगर आपको इस इंफॉर्मेशन से इस ओर आना है तो आप यूज करोगे इंटीग्रल, राइट। हाउ, मैं एक बार जल्दी से बताता हूं, देन आई गेट बैक टू दैट क्वेश्चन। आप ठीक से देखो, आपने क्या किया, बोल के वेलोसिटी v इक्वल्स टू सी टी प्लस टू, वेलोसिटी v इक्वल्स टू थ्री टी प्लस टू, और एग्जामिनर ने आपसे बोला एट t को जीरो, डिस्प्लेसमेंट वॉज जीरो, एट t को 3 सेकेंड्स, व्हाट इज x, x क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की ओर आना है, तो समझ गए इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। अब आप जब इंटीग्रेशन से करोगे तो आपको करना क्या, केवल उन दो पैरामीटर्स के बीच में डिफरेंशियल फॉर्म में जो रिलेशन है वो लिखोगे। आपने लिखा v इक्वल्स टू, आपने लिखा v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, v इक्वल्स वॉट, डी एक्स बाई डी टी, राइट। फिर आपने क्या, dx इज इक्वल टू v dt, dx इक्वल्स वॉट, v dt। वेरिएबल्स को सेपरेट किया, एक और आपका टाइम वेरिएबल आ जाएगा, you'll see, एक और आ गया टाइम वेरिएबल, dx इज इक्वल टू 3t प्लस टू dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वॉट 3 सेकेंड्स, बोलोगे t को जीरो तो आपको x निकालना t को 3 सेकेंड्स में, और यहाँ पे जीरो टू x, इससे x आ जाएगा। मतलब जिन पैरामीटर्स के बीच में जो पूछा गया उनके बीच का रिलेशन लिखो, इंटीग्रेशन के एक और एक वेरिएबल, दूसरी ओर दूसरा वेरिएबल, देयर शुड नॉट बी थ्री वेरिएबल्स, राइट। और फिर जो लिमिट्स दे रखी उनमें इंटीग्रेट करो, यू गेट दैट। बट एक चीज का और ध्यान रखोगे, इस केस में जो वेलोसिटी दे रखी थी, जरूरी नहीं कि हम इंटीग्रेशन से करते, क्योंकि तो यहाँ पे जब आप dv बाई dt निकालते तो dv बाई dt की वैल्यू क्या है, 3। बच्चों dv बाई dt की वैल्यू क्या है, 3, और ये एक्सलेशन है। जब एक्सलेशन यूनिफॉर्म है, आप सीधे s इक्वल यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से कर सकते थे। मतलब आपको कैलकुलस, स्पेशली कैलकुलस से सॉल्यूशन आएगा यहाँ, ये नहीं कि नहीं आएगा, करेक्ट सॉल्यूशन आएगा, कैलकुलस से भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन आपने वेरीफाई किया यूनिफॉर्म है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते थे। एस इज इक्वल टू यू क्या होगा, 2, टाइम टी के लिए जीरो डाली, तो इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 2 इंटू टी, टी कितना 3 प्लस हाफ ए कितना, डी बाई डी टी की वैल्यू आएगी 3, सो हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, सॉल्यूशन वही आएगा, राइट। तो अगर एक्सप्रेशन नॉन यूनिफॉर्म होता स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो फिर आप कैलकुलस इंटीग्रेशन से कैसे करते हो, जैसे यहाँ पे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया था, अब अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है, या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x है, और पूछेंगे इतनी देर के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी बाई डी टी, ए टाइम का फंक्शन है, तो आपने क्या a डी टी इज इक्वल टू वॉट, डी वी, लिमिट्स लगाओ, और लिमिट से फिर आपको जो वेलोसिटी पूछी गई वो निकालोगे। a अगर x का फंक्शन होता तो आप क्या करते, a इक्वल टू बी डी वी बाई डी एक्स, ए एक्स का फंक्शन है, तो आपका ए डी एक्स एक और आ गया, एक और वी डी वी, एक्स की और वी की लिमिट्स लगाओगे, और जो इंफॉर्मेशन पूछी गई होगी वो आ जाएगी, राइट। ये देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ, और ऐसे क्वेश्चंस ऐसा नहीं आते हैं। मैंने आपको पिछले साल का या एक साल पहले का होगा उसी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में सीधे डिफरेंशिएट करा, और डिफरेंशिएट करके डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिला, एटसेट्रा, या उल्टी डायरेक्शन में आना। बट आप देखो ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे डिफरेंशिएट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना बोला गया, x इज इक्वल टू, x इक्वल्स टू t प्लस एल्फा एक्स क्यूब प्लस एल्फा एक्स स्क्वायर, नॉट क्यूब, इट्स एक्स स्क्वायर, प्लस
बीटा एक्स प्लस व्हाट बीटा एक्स, अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स है, तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आपको क्वेश्चन ए और बी के बीच का रिलेशन बताना है। अब यहाँ पे बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे इन्होंने दिया क्या है, इट्स गिवन टू बी ये आपको दे रखा है कि टाइम टी नॉट एक्स, देयर इज अ टाइम टी। ये मैं आपको कुछ गलत लिख गया, टाइम टी इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब आपको ए और बी का रिलेशन, तो यहाँ पे लगता है कि डी एक्स बाई डी टी बार, तो कैसे निकालेंगे, टाइम इस और है उस और एक्स है, आपको कुछ नहीं, मैथमेटिक्स आती है, ठीक है ना। आपको एक्सेलरेशन तक की इंफॉर्मेशन पे पहुंचना है। हम पूरी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। इसका डेरिवेटिव वन, अल्फा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा एक्स का डी एक्स बाई डी टी। तो आपने क्या करा, वन इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स वी प्लस बीटा वी, राइट। अब फिर से बिकॉज यू वांट टू रीच अप टू द एक्सेलरेशन, आपने फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये आ गया 0 इज इक्वल टू 2 अल्फा। बट यहाँ पे ध्यान रखोगे 2 अल्फा तो कांस्टेंट था, एक्स और वी दोनों वेरिएबल्स है, तो प्रोडक्ट टू लगाओगे, एक्स का डेरिवेटिव वी, डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में है, सो डी एक्स बाई डी टी वी वॉट वी, तो पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन वी स्क्वायर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव डीवी बाई डी टी इज वॉट ए, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ए इंटू वॉट एक्स, ए इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव और ये एच सच प्लस बीटा और v का टाइम के साथ डेरिवेटिव विल बी व्हाट a, dv बाई dt इज व्हाट a। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 इक्वल्स टू 2 अल्फा v स्क्वायर प्लस बीटा v इज इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 2 अल्फा ax, 2 अल्फा ax, ये आ गया ना, 2 अल्फा v स्क्वायर प्लस बीटा v प्लस 2 अल्फा ax, दिस इज क्लियर। आप देखो, नाउ व्हाट विल यू, आपको ए और बी का रिलेशन निकालना है। तो आपने यहां से क्या करा कि जो वैल्यू है इसकी, आपने डाली कि यहाँ पे एक्स इधर से आया, एक से मैं देखूं, एक्स तो खत्म हो गया ना यहाँ, ये वो आपका 0 इज इक्वल टू 2 अल्फा, और एक्स का डेरिवेटिव वी, तो वी स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव हुआ आप, अच्छा एक्स एक्स ही रहा, और ये आ गया आपका ये, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी, सो दिस बिकम्स, आपको ये हो गया कि 2 अल्फा ए एक्स इज इक्वल टू, आपको रिलेशन ए और बी का निकालना है, सो दिस बिकम्स 2 अल्फा, हाँ ठीक है, इस रिलेशन से आने का वो रिलेशन जो मैं चाह रहा था, ये इससे आ गया। यहाँ पे आपका आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू वी इज इक्वल टू वॉट, इंटू वी इक्वल्स टू, इस वाले रिलेशन में आपने वी कॉमन लिया, तो आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू वी इक्वल्स वॉट 1। हाँ, तो वो रिलेशन आपका आ गया कि अब ये रिलेशन मैं इसमें यूज कर लूंगा, सो दिस बिकम्स व्हाट, 2 अल्फा वी स्क्वायर प्लस बीटा वी, आपको रिलेशन जो ऑप्शन में है वो ए को वी के टर्म से लाना है, ठीक है ना, दिस इंटू 2 अल्फा वी स्क्वायर प्लस बीटा वी, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अल्फा ए एक्स, 2 अल्फा ए एक्स, सो यू सी दिस बिकम्स व्हाट, ये आपको आ गया कि ए इज इक्वल टू 2 अल्फा वी स्क्वायर प्लस बीटा वी डिवाइडेड बाई व्हाट, 2 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट, 2 अल्फा एक्स। अब यहां से जो वैल्यू आ रही है जो हमारा रिलेशन था, इससे 2 अल्फा, कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, एक मिनट में इसे चेक करता हूँ, टी इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, तो टी का डेरिवेटिव 1 प्लस अल्फा, और ये 2x प्लस डी एक्स बाई डी दैट इज 1,
प्लस बीटा डी एक्स बाई डी दैट इज वी। अब दोबारा से डिफरेंशिएट किया, 0 इक्वल्स टू 2 अल्फा, और इसका डेरिवेटिव हुआ वी स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वॉट। अच्छा ये गलत हो गया था, यहाँ पे जब मैंने डिफरेंशिएट किया ना इसका, तो ये डेरिवेटिव गलत हो गया था, ये ए था, दिस वाज रॉन्ग, इसीलिए गलत आ रहा था। दिस वॉट, ये जो होगा ये बीटा इंटू ए होगा, दिस वॉट बीटा इंटू ए। सो दिस बिकम्स 0 इक्वल्स टू 2 अल्फा वी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ए एक्स प्लस बीटा ए, राइट। अब इसमें से ये हुआ आपका ए कॉमन आ जाएगा, और इस ओर आ गया -2 अल्फा वी स्क्वायर, और ये आ गया आपका ए इज कॉमन 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू वॉट ए। सो यू सी ए की वैल्यू आ गई, ए बिकम्स इक्वल टू वॉट, ए बिकम्स -2 अल्फा वी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। और यहां से देखो इस इक्वेशन से क्या आया, v इक्वल्स टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो जहां पे 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है वहां क्या डालोगे v, सो दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अल्फा वी क्यूब। सो दिस इज द रिलेशन। बच्चों मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा था, ये रिपीटेडली पूछा गया और ये थोड़ा सा लीक से हटके था, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना था, इसमें बाई प्रोडक्ट्स भी बीच में आ गया। फिर आपको बीच में एक जो स्टेप वेलोसिटी वाला आया, उस वेलोसिटी से बाद वाले टर्म में रिप्लेस करना था। मीन्स व्हाट की जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है वो आपको आती है, जब आपको वो मैथमेटिक्स आती है तो दैट मीन्स व्हाट कि आप उसी में जिस पैरामीटर तक, मतलब स्टार्टिंग से क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो आपको लगता है इसे कैसे वहां तक ले जाएं। आपको बात उन्होंने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की है, तो बस तुम्हें सोचना ये था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म यहाँ पे कैसे आएंगे। एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, नाउ सी। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। यू सी कुछ क्वेश्चंस जो कैलकुलस पे बेस्ड होंगे इस तरीके के भी होंगे, जैसे बोला गया कि बॉडी वी नॉट से चलना स्टार्ट करती है, एक बॉडी वी नॉट से चलना स्टार्ट करती है इनिशियल वेलोसिटी से, इट अंडरगोज ए रिटार्डेशन, और जो इसका रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी। जिसका रिटार्डेशन है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। तो अब आपसे पूछा गया है कि ये पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, पूरी जर्नी में कितना टाइम लगेगा, या इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सो यूल सी, हमने इससे पहले इक्वेशन को लिखा ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल्फा रूट वी। एल्फा एक कांस्टेंट है, बिकॉज इट्स रिटार्डेशन इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिया। अब पूरी जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, पूरी जर्नी में कितना टाइम होगा, पूरी जर्नी का मतलब जब इसमें रिटार्डेशन है तो कहीं ना कहीं पे जाके रुकेगा। तो अब कैलकुलस का रोल क्या आया, ए को मैंने लिखा डीवी बाई डी टी माइनस एल्फा रूट वी। तो इससे आ गया डीवी अपॉन रूट ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस एल्फा डी टी। मैंने यहाँ पे किया क्या है, वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एक और वेलोसिटी वेरिएबल और एक और टाइम वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इसे इंटीग्रेट किया और इसे भी इंटीग्रेट किया, इसे 0 से टी और इसे v नॉट टू 0। इससे क्या होगा, रुकने तक का टाइम आ जाएगा। और अगर आप इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, ये वाला इक्वेशन v dv बाई dx is equal to minus of alpha root of v, so this will become what, root of v into dv is equal to alpha dx। आप समझ गए। जब मुझे टाइम निकालना था तो मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन ए को लिखा dv बाई dt इक्वल टू माइनस अल्फा v, फिर वेलोसिटी वेरिएबल एक और टाइम वेरिएबल एक और लिमिट्स लगाई, और उससे रुकने तक का क्या होगा, इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन से टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे अब ए इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स रूट वी डी वी इक्वल टू माइनस अल्फा डी एक्स 0 to x और v नॉट टू 0, इससे रुकने तक का डिस्प्लेसमेंट आ रहेगा
और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, x ओवर v। जैसे यहाँ पे अल्फा हमने एज्यूम किया था, उन्होंने केवल आपको प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन दे रखा था, अल्फा हमने एज्यूम किया है। फिर जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो क्या होगा, अल्फा वाला टर्म दोनों में आएगा, इसमें भी वो कैंसिल हो जाएगा। ऑल ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है जी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने आपके नोटिस में लाया कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें कि इंटीग्रेशन यूज हो। नाउ सी, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इट इज द 2D मोशन। बच्चों 2D मोशन में प्रॉब्लम्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो 3 टाइप में। जैसे एक टाइप है जिसमें कि रिवर वाले क्वेश्चंस, ये रिलेटिव मोशन वाले नहीं है। जैसे 1D में रिलेटिव मोशन था, ऐसे ही 2D में भी रिलेटिव मोशन होता है। ये आपके रिवर वाले क्वेश्चंस। दूसरा आप कैटेगरी को डाल सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रोजेक्टाइल जबकि 2D का एक सबसेट है, प्रोजेक्टाइल एक 2D का एक सबसेट है। बट फिर भी क्या होगा कि जैसे आप प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बना सकते हो, 2D का कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना होगा जैसे कि आप प्रोजेक्टाइल में बनाते हो। इसलिए मैंने उसे एक सब कैटेगरी को ही एक मेन हेड मान लिया कि रिवर वाले क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस, रिलेटिव मोशन इसमें सेपरेट है। अब आप देखो मैं पहले इस वाली कैटेगरी में आता हूँ। इस कैटेगरी में क्या होगा कि आपके पास एक्सेलरेशन भी होगा और वेलोसिटी भी होगी। इस कैटेगरी में क्या होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी। तो इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन कुछ भी हो, प्रोजेक्टाइल का हो या प्रोजेक्टाइल का ना हो, बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन राइट। अब आपको क्या होगा कि इसमें जो दोनों पैरामीटर्स दे रखे हैं, जैसे वेलोसिटी दे रखी इस ओर और एक्सेलरेशन दे रखा इस ओर, इनके बीच का एंगल एक थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल दे रखा है। तो यही काम आप प्रोजेक्टाइल में करते हो और यही काम आपको इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में करना। किसी भी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ जैसे आप देखो प्रोजेक्टाइल में व्हाट यू डू, इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन g नीचे, दिस एंगल इज थीटा। सो दे आर नॉट अलोंग वन लाइन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन अगर एक लाइन के अलोंग नहीं है तो क्वेश्चन इस कैटेगरी में फॉल करता है। अब तरीका क्या है, किसी एक डायरेक्शन को x ले लो, एक को y ले लो, और जो पैरामीटर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में से जो पैरामीटर बीच में है उस पैरामीटर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो, u cos थीटा, u sin थीटा। अब आपका ये प्रॉब्लम दो 2D क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो गया। जैसे अब मैं जल्दी से बताता हूं क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन आई अंडरस्टैंड यू नो वेरी वेल, बट उसी को आप जनरलाइज करके 2D का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्टाइल में आपको निकालना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां तक का टाइम। आप अब 1D मोशन में आ गए, कंपोनेंट्स में करने के बाद फिर आप 1D मोशन में आ गए। आपने अप्लाई किया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर द y डायरेक्शन। तो यहां से यहां तक y का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि s आई हैड टोल्ड यू इट इज फॉर द डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, y की u sin थीटा, अपवर्ड्स में पॉजिटिव ले रहा हूं तो पॉजिटिव इंटू टी, जी डाउनवर्ड्स होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इससे टाइम आ गया। जो टाइम पैरामीटर है वो x और y के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। अदरवाइज x का एक्सप्रेशन, x की इनिशियल वेलोसिटी, y की इनिशियल वेलोसिटी, y का एक्सप्रेशन, ये सब कुछ अलग अलग होंगे। अब जब आपको रेंज निकालनी होती, रेंज x का डिस्प्लेसमेंट है, यही इक्वेशन x के लिए लगाया तो r इक्वल्स टू x की इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टी, टी जो यहां से निकाला वही डालोगे, ठीक है ना। और x में कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये बस जनरली मैंने आपको प्रोजेक्टाइल से रिलेट किया। बट आई एम टेलिंग यू कि जब प्रोजेक्टाइल के बियॉन्ड है, कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड ही होते हैं। प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज और इक्वेशन ऑफ द पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, डायरेक्टली उन चीजों पे बेस्ड होते हैं। बट जब क्वेश्चन पूरे प्रोजेक्टाइल का नहीं है, वो 2D मोशन का क्वेश्चन है, और जब वो क्वेश्चन पूरे प्रोजेक्टाइल का नहीं है, जैसे कि आई टेल यू दैट, जैसे मान के आपसे बोला गया कि एच हाइट की बिल्डिंग से एक स्टोन को यू स्पीड से इस ओर थ्रो किया गया, ऐसे आएगा, यहां तक का डिस्टेंस एक्स कितना होगा। अब आपने इसे 2D की तरीके से लिया, जी नीचे, इनिशियल वेलोसिटी यू सो। क्वेश्चन 2D का है क्योंकि दोनों सेम लाइन के लॉन्ग नहीं है, राइट। कंपोनेंट्स आपने ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, कोई भी पैरामीटर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में से बीच में नहीं है, इसलिए आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बस इक्वेशंस बनाने में आ जाओ। एक्स के लिए अलग इक्वेशन, वाई के लिए अलग इक्वेशन, दोनों में टाइम पैरामीटर क्या होगा, कॉमन होगा। तो इस पॉइंट तक के लिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया,
और मैंने इक्वेशन लिखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या आ गई? s की वैल्यू h पॉजिटिव और u की वैल्यू 0, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। ये इक्वेशन y के लिए लिखा गया है, इसलिए y का डिस्प्लेसमेंट डाला, यहां से यहां तक का y का डिस्प्लेसमेंट ये होगा। और y में इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं है, होती तो आपने फिगर में लिखी होती, नहीं है यहाँ पे, होती तो कोई कंपोनेंट होता, देयर इज नो कंपोनेंट, 0 हाफ ए जी इंटू टी स्क्वायर, इससे टाइम आ जाएगा। फिर आप यही इक्वेशन x के लिए लिखोगे, x इक्वल टू यू, x का कितना है u, टाइम t जो यहां से निकाला, और x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये आ जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स अब मैं थोड़ा सा आपको एक जो है ना, जैसे इसी में आप समझ गए, इसी को वो किसी भी तरीके से जनरलाइज करके दे सकते हैं, इसी को वो किसी भी फॉर्म में एक जनरलाइज करके दे सकते हैं। आज मैं आपको अभी सेशन यहाँ पे एंड करूंगा, राइट, क्योंकि मुझे अभी 2-3 मिनट आपसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद फिर जब कल ये सेशन होगा, तो जैसे अभी आज जो मेरा टारगेट था, इट वॉज कि मैं आज कवर कर दूंगा कोई फ्रिक्शन तक का पार्ट, बट अभी लॉज ऑफ मोशन 2D में अभी है टाइम, मतलब वो कल वाले सेशन में, तो मैं उस सेशन को थोड़ा सा और भी इस तरीके से करूंगा कि आपको पहली चीज की डायरेक्टली बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसी पे भी वो सब मैं करा दूं। दूसरी चीज ये है कि ये जो पार्ट है अप टू लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन तक, इसी में क्या होता है कि क्वेश्चंस की वैरायटी काफी ज्यादा है। उसके बाद जैसे ही वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट होगा, तो वर्क पावर एनर्जी मतलब ये चीज और बहुत ही कॉन्साइज होती जाती है। जैसे ही थर्मल फिजिक्स आएगा, वेव्स आएगा, या फ्लूइड डायनामिक्स आएगा, तो वहां पे बहुत ही बिल्कुल एक रिपीटेडली सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पे बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो इस बार मतलब इस चीज से डरोगे नहीं कि कैसे मुझे 7 क्लासेस में 7 की जगह मुझे 8 भी लेनी पड़ेंगी, या एक क्लास का ड्यूरेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, आई इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ 1 क्लास, राइट। और मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, और हर एक दिन आपके पास पीडीएफ आ जाया करेगा उन क्वेश्चंस का, जिस पे बेस्ड वो लेक्चर मैं ले रहा हूँ, राइट। तो आज का जो सेशन है मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, वैसे अभी 5-7 मिनट थे, बट मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी 2D आज कवर हो नहीं पाए, राइट। बट फ्रॉम द टुमारो इटसेल्फ एक 1.5 आवर्स के सेशन में, या 1 आवर 40 मिनट्स के सेशन में, और ट्राई कि कोई 3 चैप्टर्स कवर होंगे, और उनमें से कवरेज ऐसा होगा कि उस टॉपिक में से जिस वैरायटी का भी क्वेश्चन आता है, वो वैरायटी डेफिनेटली कवर होगी, राइट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ।